तो अभी कहा उज्जैन में बड़ा मज़ा आया। ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, उज्जैन में या थाईलैंड में? वो नहीं जगहें इतनी सुंदर थी बैंकॉक और उसके बाद हम जो लेक के पास गए, तकलीफ उस गर्मी के बीच में भी जो उसकी जो सुंदरता जो है वो थोड़ी ऊर्जा दे रही थी। रियल लाइफ में भी सजेशन देते हैं कुछ? मैं हाँ? जी नहीं, मैं लेता हूँ। मैं क्यों दूँ? तो माँ का और पिताजी का सेक्सुअल डिजायर, उन दोनों को मैं जब ऑब्जर्व करता था तो वहां से बेसिकली आइडिया आया। लेकिन देखिए हिपोक्रेसी की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ सेक्स तक नहीं है, वो जीवन के हर हिस्से पर है। क्योंकि मिर्ज़ापुर के थ्रू मुझे एक चांस मिला एक डिफरेंट साइड दिखाने का एज एन एक्टर, जो कि मैं सबसे ज़्यादा चाहता था। फिल्म थाई मसाज रिलीज के लिए तैयार है, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी हंसी मजाक का माहौल है, सेट पर भी ऐसे ही था? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। या जीजे? यस हाँ, मतलब एक तो कोविड के बीच में हम लोग शूट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता था कि हर हफ्ते टेस्टिंग हो रही थी कि कोई बीमार, देखो अब खांसा आपने, मतलब ये सब उस समय अगर एक खांसी आ जाती थी तो हम लोग दौड़ के 1 किलोमीटर दूर जाते थे। बिल्कुल। तो उसी के बीच में क्योंकि मंगेश थोड़ा 1.5 किलोमीटर चले जाते थे। हम थोड़ा 800 मीटर में रहते थे। तो मंगेश सर जो हैं वो बड़े नटखट हैं, तो उनकी वजह से हम लोगों ने बड़ा आनंद लेके इस पूरे मतलब कार्यक्रम को किया हम लोगों ने। हाँ, और बड़ा मज़ा आया उज्जैन में शूट करने का। वहाँ के लोग बड़े मज़ेदार हैं, बड़े मतलब रस है उन लोगों में। तो मतलब शूटिंग वूटिंग भी देखते हैं तो परेशान नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो बहुत मज़ा आया। और मेरा तो निवेदन है कि बाकी जो फिल्म मेकर्स हैं उनसे भी निवेदन है कि मुंबई के जो बने बनाए सेट्स हैं उनको छोड़ के हिंदुस्तान के जो तमाम शहर हैं, छोटे बड़े शहर, वहाँ जाके अपनी कहानियाँ बनाइए, वहाँ के लिए कहानियाँ लिखिए, बहुत आनंद है। तो अभी कहा उज्जैन में बड़ा मज़ा आया। ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, उज्जैन में या थाईलैंड में? वो नहीं दिव्येंदु भाई तो गए नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि उनकी कहानी जो थी वो उज्जैन तक थी। हमारी एक छोटी सी टीम गई थी 10-15 रोज़ के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या था, बहुत विदेश जब जाते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्शन की बहुत सीमाएं होती हैं और आपके जो काम करने के जो घंटे होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब अगर यहाँ 10 घंटे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 16-17 घंटे काम करना होता है ताकि कम समय में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएँ। तो उसमें हमें ऐसा कुछ मनोरंजक तो नहीं याद है क्योंकि गर्मी में हम लोग शूट कर रहे थे और वहाँ पर भी कोविड के प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जगहें इतनी सुंदर थी बैंकॉक और उसके बाद हम जो लेक के पास गए, खौसोक लेक के पास गए, वो मतलब वो आनंद आ जाएगा उसके अंदर। उस तकलीफ उस गर्मी के बीच में भी जो उसकी जो सुंदरता जो है वो थोड़ी ऊर्जा दे रही थी। मंगेश जी, कहानी पे फिल्म पे बात करें तो किस तरह आइडिया आया? क्योंकि देख रहे हैं विषय गंभीर है जी, लेकिन जो ट्रेलर देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब फनी लग रहा है। आइडिया तो मेरे माँ पिताजी से आया था। पिताजी को पैरालिसिस था और तो वो 17 साल वही अपने बीमारी के साथ जूझ रहे थे। तो माँ का और पिताजी का सेक्सुअल डिज़ायर, उन दोनों को मैं जब ऑब्जर्व करता था तो उस वहाँ से बेसिकली आइडिया आया। लेकिन बात तो मेरे लिए बहुत सीरियस थी, लेकिन ये सीरियस बात ज़्यादा लोगों के पास चली जाए इसलिए उसको एक शुगर कोट कॉमेडी का किया है। मैं कई सारे बुज़ुर्गों को भी मिला जब लिखना शुरू किया, तो ये जो थाई मसाज में जो बात जिस विषय पर रखी है, तो बुज़ुर्गों से भी ये समझ में आया कि एक्चुअली गंभीर समस्या है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो वही और ओवरऑल कहानी है। पहली पसंद गज्जू सर थे? बिल्कुल, बिल्कुल, गज्जू सर ही पहली पसंद थे और मेरा नसीब अच्छा कि गज्जू सर को सुनाया और गज्जू सर ने हाँ बोल दिया तुरंत। तुरंत हाँ बोल दिया? हाँ भाई देखो, बधाई हो किया जिसके अंदर एक प्रौढ़ दंपति का एक बच्चा होता है, प्रेगनेंसी होती है इतनी लेट, तो उसके बाद दूसरी सीढ़ी क्या है, कुछ उससे भी अलग हटकर अब क्या करेंगे। तो जब ये कहानी मुझे सुनाई गई और मुझे बताया गया कि आसपास की दुनिया में क्या है और दिव्येंदु इसकी कहानी का हिस्सा लेने वाले हैं, तो मेरे लिए बड़ा रोमांचक था और मैंने बिल्कुल बोला कि ये करते हैं इसको। तो दिव्येंदु, समाज में अगर हम बात करें तो वाकई में अगर हम देखें, चाहे वो मेरे ही पिताजी क्यों ना हो, एक हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, परवरिश कर दी, शादी कर दी, उसके बाद अगर उनकी ख्वाहिशें हो तो ऐसे करोड़ों लोग हैं ना, कहते हैं अब ये मतलब उम्र का तकाजा, ध्यान रखो, इस तरह की बातें हमेशा हम समाज में देखते हैं। बदलने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली है, और ये उन्हीं लोगों के लिए फ़िल्म है कि कई बार क्या होता है कि यंग जनरेशन नहीं समझती कि बूढ़े लोगों की अपनी आशाएँ हैं, और कई बार वो बूढ़ी जनरेशन भी नहीं समझती कि उनकी खुद की आशाएँ हैं।
तो ये दोनों जनरेशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म जाके देखें, ताकि हम अब जितना सेंसिटिव तरीके से मंगेश ने बताया कि उसकी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन से लाइफ की ये कहानी निकली, उसको एंटरटेनिंग वे में लोगों तक पहुंचाना, इससे बड़ा काम नहीं किया जा सकता। सेक्स को लेकर भी हम कई बार कहते हैं हिपोक्रेसी, एक तरह से शब्द सही भी होगा, उसको एजुकेट करने की कितनी ज़रूरत है, और आपको लगता है कि अब लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और फिल्में भी बन रही हैं इस तरह? देखिए, हिपोक्रेसी की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ सेक्स तक नहीं है, वो जीवन के हर हिस्से पर है। कि जैसे मुझे अपने पर्सनल उसमें बोलूं कि मेरी दादी जो 95 प्लस होकर स्वर्ग सिधारी, तो वो बड़ी तंदुरुस्त रहती थी और गांव में रहते हुए अपना काम खुद करती थी, और उनका एक रोज़मर्रा के उसमें वो 4-6 चम्मच घी खाती थी, और वो डब्बा अपने करीब रखती थी सिरहाने के पास, और आसपास के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग छींटाकशी करते थे कि भाई ये इनको इस उम्र में इतना चाव क्यों है घी खाने का, इतनी बेताबी क्यों रहती है। लेकिन वो बड़ी पक्की थी नियम कायदे की अपना, कि वो घी, कभी कभार काजू बादाम वो खाती थी। अब उसमें ये तो अलग तरह की हिपोक्रेसी हो गई ना, कि एक महिला जिसने पूरे जीवन परिश्रम के साथ गुजारा है, 90 प्लस में अपना काम खुद करती हैं, और उनको पता है कहीं ना कहीं, उन्होंने कोई टेड टॉक ये तो नहीं देखा होगा कि आपको घी खाना चाहिए, लेकिन पुराने लोगों को पता था कि घी खाने से ऐसा होता है। कितनी साइंटिफिक बात है। हाँ, कि उनको पता है कि बॉडी को ऑयलिंग चाहिए, और उसके आसपास के जो लोग हैं वो उस पे ऐसा नहीं कि कोई उनका विरोध कर रहा है, उनको खाने नहीं दे रहा है, लेकिन मान लीजिए घर में किसी ने उसको इस्तेमाल कर लिया सब्जी बनाने में, और वो उनका डब्बा इधर उधर हो गया, तो उसको लेकर उनका जो था कि भाई कहाँ रह गया है घी मेरा। तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी बात। और एक प्रेमचंद जो हमारे हिंदी के बड़े महान लेखक हुए, उनकी कहानी है बूढ़ी काकी, उसमें भी एक वृद्ध महिला है जिसको खाने की बड़ी इच्छा है, और उसकी जो आसपास का माहौल है उसको उस पर छीटाकशी करता है कि अरे उसको वो पूड़ियाँ क्यों खानी है गरम गरम, तो वो दिखता नहीं है उनको, लेकिन वो गरम गरम पूड़ी खाने की लालसा है। तो डिज़ायर है, डिज़ायर किसी भी चीज़ की हो सकती है, डिज़ायर ट्रैवलिंग की हो सकती है, डिज़ायर जैसे इसमें 70 साल के हैं आत्माराम दुबे, उनके अकेलेपन की है। उनकी पत्नी जिनकी उन्होंने सेवा की 20 साल तक, बीमार थी, वो चली गई, आज वो अकेले हैं और उनको एक कंपेनियन चाहिए, और उसको लेकर लोग समझ नहीं रहे हैं, और उसके बीच में संतुलन उनकी जीवन में आते हैं आत्माराम के, और बोलते हैं कि आप ना ऐसे अकेले अकेले मत जी के मत मरो अकेलेपन में, आप थाईलैंड चले जाओ, वहाँ पे आपको कंपेनियन मिल जाएगा। ये अलग बात है कि फिल्म देख के दर्शकों को मालूम चलेगा कि आत्माराम के जीवन में संतुलन लेकर आते हैं या उसको असंतुलित कर देते हैं। तो रियल लाइफ में भी सजेशन देते हैं कुछ? मैं जी नहीं, मैं लेता हूँ। मैं क्यों दूंगा, मुझे उनसे सजेशंस मिलते हैं। दूसरों को, दोस्तों को? हाँ, डेफिनेटली, जितनी सहायता हो सकती है मैं बिल्कुल करता हूँ। सर, आपसे ये कि आप जैसे लेखक निर्देशक को जो अलग तरह की सिनेमा कहना चाहता है, कितनी आज़ादी अब हो गई है? क्योंकि देखें तो काफ़ी बदलाव हम देखने को मिल रहा है हमें। बिल्कुल आज़ादी है अभी, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी गांव में जो लोग खेती करते हैं या जिनका सिनेमा या मनोरंजन से कोई वास्ता नहीं है, मगर वो अपनी 1 मिनट के रील बनाने के लिए जितनी हम शूटिंग के लिए मेहनत करते हैं उतनी वो करते नजर आते हैं। वो कौन पेड़ पे चढ़ा है, सूखे पत्ते नीचे फेंक रहा है, कौन धुआं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और वो स्क्रिप्ट वगैरह वो भी बात करते हैं, वो उसका रील का स्क्रिप्ट लिखा के आने नहीं, डायलॉग ऐसा करते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि एक रेडियो का जनरेशन था, एक टीवी का जनरेशन था, जनरेशन वाइज अभी ये विजुअली आप बयां करो अपने आप को, विजुअल कहानी से एक्सप्रेशन आपको विजुअली बताओ, तो वो दौर है। तो डेफिनेटली तो मैं उनके समझ लो 2 कदम आगे हूँ, मुझे कहानी बताने की आज़ादी ज़्यादा है उनसे, और इसीलिए दौर अच्छा ही है कहानी ऐसी बताने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा दौर है वाकई में, बॉलीवुड का एक सुनहरा दौर हम कह सकते हैं। हिंदी सिनेमा का बॉलीवुड हाँ, की हाँ, खासियत हिंदी मुझे वो शब्द पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ। हिंदी सिनेमा, बच्चन या साहब को भी हिंदी- पसंद नहीं है। अच्छा, तो मुझे बच्चन साहब उन्हें भी बहुत पसंद है नहीं मुझे। तो ये बात तो बड़ी है। दिव्येंदु, एक और बदलाव हमने देखा है, जैसे आपके कई किरदार हमने देखे हैं फिल्मों में, लेकिन जो मिर्ज़ापुर का नाम आते ही आपकी शक्ल आ जाती है सामने, एक और प्लेटफॉर्म जनरेट हो गया। तो जो मिर्ज़ापुर ने आपको पहचान दी है, या मिर्ज़ापुर नाम आते ही आपका नाम आ जाता है, तो क्या कहेंगे, वो जो एक खुशी किस तरह की? हाँ जी, बहुत खुशी है, और मुझे एज एन एक्टर बहुत खुशी है, क्योंकि मिर्ज़ापुर के थ्रू मुझे
एक चांस मिला एक डिफरेंट साइड दिखाने का एज एन एक्टर, जो कि मैं सबसे ज़्यादा चाहता था। उससे फ़ायदा ये होता है दैट फिल्म मेकर्स कैन ऑल्सो सी यू इन अ डिफरेंट लाइट, यू नो, वरना वो एक ही तरीके के अगर आप रोल करते रह जाएं तो वो भी उसी तरीके से आपको सोचते हैं। तो उसकी जो सक्सेस थी वो तो उसका बाय प्रोडक्ट था, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिला, जो कि मैं कई सालों से करना चाहता था, मतलब तड़प रहा था उसके लिए। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि कुछ ऐसा करने को मिला, और फिर अगर वो चीज़ सक्सेस भी हो जाती है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, विश यू ऑल द बेस्ट। 11 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। 11 नवंबर को थिएटर में जाकर, ये ओटीटी पर नहीं आ रही है, थिएटर में आपके नज़दीक और दूर के सिनेमाघरों में आएगी। आप देखिए, आपको अच्छी लगे तो हमें शाबाशी दीजिए, ताकि मंगेश हड़ावले ऐसी और फिल्में बनाए और हम जैसे कलाकारों को और मौका मिले, क्योंकि दर्शक हमेशा डिमांड करते हैं कि नई कहानी, फॉर्मूला से हटकर कहानी बने, तो हमने ये कहानी बनाई है। आप प्लीज़ इसको देखें और हमें प्रोत्साहित करें। प्लीज़ हमारे लिए नहीं, मंगेश के लिए फिल्म देखें। ये देखें, हाँ, ये है बिल्कुल मंगेश, मेरे लिए प्लीज इनकी देखो। सहायता करें। 11 तारीख को सब मेरे लिए फिल्म देखो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।